हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के उप विषय नागरिक शास्त्र में बताएंगे, जिससे कि आप पहले टेस्ट में वो पाठ नहीं आया था, तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पाठ 1 हमारा लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र नामक पाठ लोकतंत्र पर आधारित है। तो बच्चों, पूरी तरह से आप ध्यानपूर्वक होकर सुनेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र, लोक मानी जनता और तंत्र मानी शासन, यानी जनता का शासन, ये लोकतंत्र है। वर्तमान समय में भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर भारत का संविधान जो बना वो लागू किया गया और उसी के आधार पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए, यानी संसद के चुनाव, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करने लगा। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा परिचय देता हूं कि लोकतंत्र से पहले कैसा होता था और लोकतंत्र में क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सुनेंगे आप। पहले समय में राजा अपनी इच्छा से कानून बनाते थे। उनकी सहायता के लिए उनका मंत्रिमंडल होता था। पहले समय में राजा को सभी कार्य करने होते थे, राजा सर्वोपरि होता था। राजा के मरने के बाद उसका पुत्र, कई पुत्र हैं तो बड़ा पुत्र, उस राज्य का मालिक होता था, जिसको युवराज कहते थे। यानी जो शासन था वो वंशानुगत चलता था। राजा के बाद उसका लड़का राजा, उसके बाद उसका लड़का राजा, ये वंशानुगत चलता था। उसे कहते थे राजतंत्र। और राजतंत्र में जनता का कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता था। जनता परेशान रहती थी। जनता से बिना पूछे अनेक प्रकार के राजा कर लगा देते थे, जिससे जनता पर अधिक दबाव पड़ता था। जनता करों को देने में सक्षम नहीं थी, इसलिए जनता ने राजा के कार्यों का विरोध करना प्रारंभ किया। संस्था बनाई गई कि जो जनता के हित में हो, ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया। और ऐसी संस्था हमारे देश में आज़ादी के बाद संसद बनाई गई। हालांकि ये संसद हमारे देश में पहले से बनी हुई थी। अंग्रेजी शासन काल में भी संसद में काम होता था, किंतु उस समय संसद में जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको जनता नहीं चुनती थी, वो अंग्रेजों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। अब वो संसद में बैठते थे। भारतीय जो लोग थे वो संसद में कम पहुंचते थे और भारतीयों के जनता को जो है प्रतिनिधियों को चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं था, यानी जनता को कोई वोट देने का अधिकार ही नहीं था। लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत
जनता को वोट देने का अधिकार मिला। जनता ने निष्पक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि संसद में पहुंचाए। तो इस प्रकार राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर हुआ कि राजतंत्र राजा का शासन, उनके सहयोगी मंत्रिमंडलियों के द्वारा, जो मंत्री होते थे, मंत्रिमंडल होता था, उनके सहयोग से जो राजा को परामर्श देना काम करते थे, उनके द्वारा शासन होता था। अन्य जनता पर ना उनसे कोई सुझाव लिया जाता था और ना ही उनके कुछ कार्य का ध्यान रखा जाता था। राजा मनमानी करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और जनता पर उनका कोई ध्यान नहीं था। किंतु लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही चुने प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं और वो जनता की आवाज़ को संसद में उठाते हैं। जैसा उदाहरण देता हूं मैं, हमारे क्षेत्र में मान लीजिए कहीं पुल बनाना है, रेलवे क्रॉसिंग का पुल बनाना है, सड़कों का पुल बनाना है या सड़क बनवानी है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा जनता के पास तो है नहीं। तो सरकार से जो संसद में बैठते हैं सांसद, जनता के चुने प्रतिनिधि, वो उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के सांसद हैं, अपने अपने क्षेत्र की मांगों को संसद में उठाते हैं। उन्हें मौका दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र की कोई समस्याएं बताओ। वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताते हैं और उन पर फिर संसद में विचार किया जाता है, मंत्रिमंडल में विचार किया जाता है। जो अति आवश्यक बातें होती हैं, अति आवश्यक पहलू होते हैं, उनको श्रेणी नंबर 1 में रखा जाता है, यानी उनको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही उससे कम स्तर के जो बातें हैं या जो काम हैं, उन कामों को नंबर 2 में रखा जाता है, यानी उनके बाद। तो प्राथमिकता ज़्यादा आवश्यक बातों को। मान लीजिए नदी पार करनी है, पुल है ही नहीं, बाढ़ आ जा रही है, खेत पार भी जाना, किसानों को भी जाना, आने जाने वालों को जाना, तो सबसे प्राथमिकता है कि पुल होना चाहिए। भाई बच्चे शिक्षा करने के लिए अन्य स्कूल में जाते हैं, नदी पार करनी पड़ती है, तो ये आवश्यक हुआ है। तो ऐसा मुद्दा जिस क्षेत्र के सांसद उठाते हैं, उनको प्राथमिकता दे करके सरकार के बजट में रख दिया जाता है और उसको वित्तीय बजट में पास करके उसको पूरा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा लोकतंत्र में जनता के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। अब कोई आप में से कहे कि भी संसद क्या है, संसद कहाँ है? तो हमारे देश की जो संसद है वो दिल्ली में है, जिसको हम संसद भवन कहते हैं। वो बनाया हुआ अंग्रेजी शासन काल का ही है, उसी में काम चल रहा है। किंतु अब सन 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो इन्होंने एक नए संसद भवन का निर्माण करना प्रारंभ किया है और इनका 6वां वर्ष पूरा हो चुका है। अब ये 7वां वर्ष, यानी 14 से 20, 6 वर्ष पूरे हो गए, 24 तक इनकी सरकार रहेगी। तो उस 24 से पहले पहले लगभग सन 2022 से 24 के बीच में उस नए संसद भवन का उद्घाटन हो जाएगा। काम चल रहा है, वो एक नई संसद होगी, संसद भवन होगा नया। क्यों? देखिए, किसी भी भवन की या इमारत की आयु होती है। अब वो बहुत प्राचीन भवन है, जर्जर हो चुका है, तो उसको, पुराने भवन को गिरने में कभी भी कोई समय नहीं लगता। आपने सुना है, अखबारों में, टीवी में देखते हैं कि आए दिन दिल्ली में, मुंबई में या बड़े बड़े शहरों में इमारतें गिरती रहती हैं। चेतावनी दे दी जाती है वहाँ की नगर पालिकाओं, नगर निगम के द्वारा, फिर भी लोग उसे गिराते नहीं और वो अचानक एक दिन अपनी कमज़ोर नींव के कारण, जर्जर होने के कारण गिर जाती हैं, जिसमें हमें जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा संसद भवन पुराना हो चुका है। आप ज़्यादातर बच्चे गांगन पार करके आते हैं,
आपने देखा गायन का पुराना पुल, उसकी एज निकल चुकी है, अब वो काम कर ही रहा है, किंतु उसके बदले में एक नया पुल बना दिया बराबर में। तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े वाहन नए पुल से जाते हैं, पुराने वाहनों को वहाँ से निकाल देते हैं छोटे पुल से। तो इस प्रकार से संसद भवन दिल्ली में जो बना हुआ है, पूरे देश को 545 क्षेत्रों में बांट करके और जनता के द्वारा 545 सदस्य हमारे देश में चुने जाते हैं, जो जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। और वो संसद भवन में, लोकसभा का जो भवन बना हुआ है, उस हॉल में बैठते हैं। इसी प्रकार से ये तो हुए जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि, जो सांसद कहलाते हैं वो भी, और वो लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा सदन है संसद का, राज्यसभा। उसमें राज्यों के चुने हुए विधानसभाओं के सदस्य, जिनको हम एमएलए कहते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या इस समय 250 है, जिसमें 238 को जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी सभी राज्यों से चुने हुए एमएलए राज्यसभा के 238 सदस्यों का चुनाव करते हैं। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इस प्रकार से 250 सदस्य राज्यसभा के सदस्य संख्या है, जो दिल्ली में ही संसद भवन के राज्यसभा हॉल में बैठते हैं। और इसी प्रकार से दोनों सदन सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ये हमारा लोकतंत्र, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी। अब्राहम लिंकन कौन थे? ये अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, किंतु उन्होंने जनता के द्वारा चुनी सरकार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में जो परिभाषा दी कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का चुनाव कैसे होता है, या लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, ये मैं बताता हूं आपको। लोकतंत्र के 4 प्रमुख आधार हैं। तो लोकतंत्र में जो आधार स्तंभ हैं, जैसे एक चारपाई होती है, उसके 4 पाए होते हैं, तो चारपाई बढ़िया रहती है। अगर एक पाया टूट जाए तो चारपाई नहीं रुकती, वो उस पर कोई बैठ नहीं सकता, नीचे गिर जाती है, तिरछी हो जाती है। इसी प्रकार से लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोकतंत्र के आधार। पहला है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। अब स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ये पहला आधार है लोकतंत्र का। ये कैसा? इसमें क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारे देश में एक चुनाव आयोग बना हुआ है, और उस चुनाव आयोग का काम है पूरे देश में चुनाव करवाना। समय समय पर, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, राज्यसभा के चुनाव हों, विधानसभाओं के चुनाव हों, विधान परिषद के चुनाव हों, स्थानीय निकायों के चुनाव हों, इन सबको चुनाव में जो सहयोग करने वाली संस्था है, जो आयोग है, वो है चुनाव आयोग। पूरे देश में चुनाव आयोग को एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि वह पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराता है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या करता हूँ? एक वोटिंग मशीन है। पहले जो चुनाव होता था वो प्रपत्र से होता था, बैलेट पेपर जिसे कहते थे, बैलेट पेपर से होता था। उस पर कैंडिडेटों के नाम होते थे, उनके सामने उनके चुनाव चिन्ह होते थे, वो कैंडिडेट को दिया जाता था। और हमारे देश में गुप्त मतदान होने की श्रेणी रखा गया। लोकतंत्र तो है व्यवस्था, किंतु गुप्त मतदान है। एक कमरे में जाते हैं, नावली में नाम दिखाते हैं, और उससे आगे बढ़ते हैं तो एक बैलेट पेपर दे देते हैं, और जो चुनाव अधिकारी बैठे रहते हैं 3-4, और उसके बैलेट पेपर दे देते थे। उसके बाद में एक कोने में एक
थोड़ी आड़ से कपड़ा बंधा होता है, वहाँ पर एक मेज़ है, उसके पास एक मोहर रखी होती है और वहाँ पर ब्लैक पेपर पर मोहर लगाते थे। जिस कैंडिडेट को हम पसंद करते थे, जिस पार्टी को हम पसंद करते थे, उसके सामने ही वो मोहर लगा देते थे। किंतु अब वो व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अब आ गया वोटिंग मशीन, कंप्यूटर की मशीन है वो। उसमें भी क्या होता है, उस मशीन में नीले बटन होते हैं, उनके सामने उस कैंडिडेट का नाम होता है, चुनाव चिन्ह छपा होता है। तो उस चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को एक बार दबाना है, तो मान लो आपका वोट पड़ गया। यानी आपने जैसे ही बटन दबाया तो मशीन में सीटी बोली और उसके बाद में आपका वोट या मत पड़ गया। फिर दोबारा में जब दूसरा कैंडिडेट आएगा तो वो दोबारा बटन दबाएगा, वो अपनी इच्छा से जिस पार्टी को देना चाहे। किंतु ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति उस बटन को 2-2 3-3 बार बढ़ा देते हैं तो 2-3 वोट पड़ जाए, ऐसा नहीं है। वोट एक ही बार पड़ता है, एक ही बार बटन दबाना होता है। तो इस वोटिंग मशीन की व्यवस्था पूरे देश में की गई है। अब हर चुनाव में वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है और उससे कंप्यूटर में अपने आप ही बटन दबाते ही आपका मत पड़ जाता है और गिनती भी अब आजकल कंप्यूटर के द्वारा होने लगी है। तो उसमें कोई गड़बड़ का चांस नहीं रहती। बैलेट पेपर में होता था कि पेटी छीन ली या ज़बरदस्ती मोहर लगवा ली या अपने आप कैंडिडेट को बाहर करके बहुत सारे प्रपत्रों पर मोहर लगा देते थे। अब वो ज़माना चला गया, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो भी सख्त हो गया। अब चुनाव आयोग में ये होता है कि वोटिंग हो रहे हैं, मान लीजिए मुरादाबाद ज़िले में वोटिंग है, तो वहाँ पर जब फोर्स लगाई जाएगी वो यहाँ की लोकल फोर्स नहीं होगी, यहाँ की पुलिस नहीं होगी, वो अन्य प्रदेशों की फोर्स आएगी या केंद्रीय रिजर्व बल के पुलिस के आएंगे जवान, CRPF हैं, कभी कभी BSF के जवान भी लगा दिए जाते हैं। तो जो बाहर के व्यक्ति आएंगे, फोर्स आएगी, उसकी कोई जान पहचान तो होती नहीं है यहाँ के लोगों से, तो वो अपनी शक्ति दिखाते हैं, अपनी राह पे लिए खड़े रहते हैं और उनसे लोग डरते हैं। फिर बहुत सारे तो देखते हैं अभी मामला खतरनाक है, क्योंकि उन्हें गोली चलाने का भी आदेश होता है और लोकल पुलिस को गोली चलाने का आदेश होता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष होता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में हमारे चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई है। ये तो हो गया हमारा पहला आधार, लोकतंत्र का पहला आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब दूसरा जो आप देख रहे हैं यह है मौलिक अधिकार। दूसरा जो अधिकार है, जो दूसरा स्तंभ है, वो मौलिक अधिकार हैं। ये लोकतंत्र का दूसरा प्रमुख आधार है, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा हमारी जनता को दिए गए हैं। यानी संविधान क्या है? अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा संविधान क्या है, फिर भी थोड़ा बताता हूं। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे देश में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को नियम सिखाती है। उसमें सरकारों के लिए भी नियम लिखे हुए हैं, शासकों के लिए भी नियम लिखे हुए हैं, कौन से शासक का या कौन से पद का जो क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है, राष्ट्रपति का क्या कार्य है, मंत्रिमंडल के सदस्यों का मंत्रियों का क्या काम है, MLA MPO का क्या अधिकार है, DM के क्या अधिकार हैं, SP के क्या अधिकार हैं। इस प्रकार से पूरे देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस संविधान की पुस्तक में नियम लिखे हुए हैं, रूल्स हैं उसमें। उनके आधार पर हमारे देश का शासन चलता है, जनता के कार्य होते हैं, जनता भी अपने आवाज़ को अपने मौलिक अधिकारों के आधार पर ही शासन तक पहुंचाती है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान में दिए गए थे। जब शुरू में हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस प्रकार ये मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया।
तो मौलिक अधिकार, हाँ, शुरू में 6 मौलिक अधिकार इस समय हैं, और जब शुरू में दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार दिए गए संविधान में नागरिकों को, और 11 कर्तव्य दिए गए थे। तो 10 कर्तव्य दिए गए थे, एक कर्तव्य बाद में 11 हो गए, और 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक अधिकार को सरकार ने वापस ले लिया, संपत्ति का अधिकार। ये 1976 में वापस ले लिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद में है न्यायपालिका, यानी तीसरा आधार लोकतंत्र का है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानूनों का पालन कराती है, और न्यायपालिका दंड देने का काम करती है। यानी जो किसी को सता रहा है, कोई कार्यपालिका के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, कोई एक जनता दूसरी जनता को सता रही है, तो उसमें वो अपनी गुहार जनता का, प्रत्येक नागरिक, देश का नागरिक जो अपने पर दबाव महसूस करता हो, किसी प्रकार का दीवानी, फौजदारी, मालगुजारी, आपसी तनाव, तो वो जाकर के पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है, और उसके आधार पर उस पर रिपोर्ट होती है, और दंडात्मक कार्रवाई वो जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी अर्जी दे सकता है। और इसमें जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र उनको रखा गया और स्वतंत्र न्याय देती हैं। इसी प्रकार से चौथा आधार है मीडिया, यानी संचार माध्यम। संचार माध्यम या मीडिया चौथा प्रमुख आधार स्तंभ है। इसके आधार पर हम जनता की आवाज़ को शासन तक पहुंचाते हैं, और शासन के जो नियम और कानून होते हैं जो बनाते हैं नए नए, उनको मीडिया जनता तक पहुंचाती है। यानी मीडिया एक ऐसा साधन है जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। बिना मीडिया के ना सरकार अपने नियमों का, कानूनों का जनता तक पहुंचा सकती है, और ना ही जनता अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकती है। इसलिए इन दोनों का समझ करने के लिए मीडिया हमारे लोकतंत्र का प्रमुख चौथा आधार स्तंभ है, जो वर्तमान में आप सुन रहे हैं। मीडिया में नहीं, जितने भी चैनल हैं, जी न्यूज़ है, न्यूज़ 18 है, या दूरदर्शन है, ये सब चैनल जितने भी चलते हैं, एबीपी न्यूज़ है, ये मीडिया कहलाते हैं। ये स्वतंत्र रखे गए, इनको सरकार द्वारा स्वतंत्र रखा गया। इसके अलावा सूचना का अधिकार 2005, सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार नियम जोड़ दिया, जो जनता के लिए बहुत शुभचिंतक है। यानी इसमें कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए जो मैं बता रहा हूं, कि जनता ये सरकार से पूछ सकती है कि सरकार क्या कर रही है, शासन क्या कर रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, स्थानीय निकाय के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, या एसपी एसएसपी के क्या काम है, डीएम के क्या कर रहे हैं, वो अपने समय से क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब 2005 के नियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में आता है सर्वधर्म समभाव। हमारे देश में लोकतंत्र जो बना है उसमें सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखा गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकता है, कोई भी धर्म को छोड़ सकता है। ये ऐसी धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसलिए अब इसके आगे है सामाजिक समरसता, यानी समाज में समरसता यानी मेल जोल का भाव रहे। आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी समाज में समरसता बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करें। तो इस प्रकार से हमारी सामाजिक समरसता और आर्थिक समरसता बनी रहे। इस आर्थिक समरसता बनाने के लिए सरकार को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को अलग से निर्देश दिए गए हैं कि वो इसमें एक आरक्षण व्यवस्था की गई है। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और वो लागू करके जनता तक पहुंचाती हैं। इसके बाद में लोकतंत्र का भविष्य एवं चुनौतियाँ। तो लोकतंत्र का भविष्य भारत में बहुत अच्छा है, उज्ज्वल है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए अब हमारे 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, ये अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं तो ये निष्पक्ष हुए हैं, जिसमें कि हमारे देश के शासक निष्पक्ष रूप से चुनाव करके अपनी सरकार बनाते हैं, और जो राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं
उस दल का प्रधानमंत्री बनता है, मंत्रिमंडल बनता है और सरकार चलती है। जो दल हार जाते हैं वो विपक्ष में बैठ करके और जो सरकार गलत काम करती है उनको रोकने का काम करते हैं। ये है हमारा लोकतंत्र। इसके बारे में आपने सुना, किताब में पढ़ना है। इसके बारे में जो हमने आपको PDF भेजेंगे उसको अपने कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है, जिससे कि आने वाले परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।